अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन का इजराइल का ट्रिप करके आ गए। कितना इम्पोर्टेंट था ये ट्रिप फॉर बोथ इजराइल एंड इंडिया, ये जानना ज़रूरी है। क्यों पाकिस्तान की और तुर्की की इतनी चीखें निकल रही हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी मिलिट्री इकोनॉमिक पावर हैं, लेकिन देखना ये होता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट कितने हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इस दुनिया में खुराक के खाने पीने का है। दुनिया में बड़ी बड़ी फ़ौजें जब इन्वेजन करने के लिए कहीं जाती थीं तो उनकी पहली कोशिश ये होती थी कि किसी तरह खेतों पे और खाने और पानी की जगहों पे कब्ज़ा कर लिया जाए। बगैर इसके आप आगे चल नहीं सकते। जबकि भारत फूड सप्लाई में और फूड प्रोडक्शन में दुनिया में टॉप पे है। चावल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, गंदम दूसरे नंबर पे, शुगर कैन दूसरे नंबर पे, मिलेट लार्जेस्ट, दालें पल्सेस लार्जेस्ट, स्पाइसेस लार्जेस्ट, चाय सेकंड लार्जेस्ट, बनाना लार्जेस्ट, मैंगोज लार्जेस्ट, कोकोनट सेकंड लार्जेस्ट, जिंजर, यानी आप लिस्ट देखें तो मिल्क लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो मतलब अगर किसी वजह से सपोज भारत के ऊपर कोई बड़ी जंग आ जाती है, कोई मसला हो जाता है, एम्बार्गो हो जाता है, तो भारत मोहताज नहीं होगा। भारत हर लिहाज से हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट रहेगा। तो ये एक चीज़ बतानी थी। आगे सिचुएशन ये है कि व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि आप ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजराइल है ना, वो रशियन स्पीकिंग कंट्री है। 2 मिलियन से ज़्यादा सोवियत यूनियन के जो ज्यूज़ हैं वो वहाँ पे रहते हैं, रशियन वहाँ पे रहते हैं, तो हम अपने ही लोगों के खिलाफ ईरान की क्यों मदद करेंगे। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी के जो ट्रिप है इसके ऊपर। तो देखें, मोदी जी जैसा लीडर आज के दौर में तो छोड़ें, मुझे रिसेंट हिस्ट्री में भी पिछले 100-200 साल में कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आता जिसका बहादुरी का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमने इसका सबसे बड़ा जो नमूना देखा ना, वो देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगातार ट्वीटें की, स्टेप्स लिए, इतना टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, जंग रुकवाने के लिए फ़ोन किए, नोबेल प्राइज़ के लिए प्रेशर डाला। मोदी जी ने जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया, एंड ऑफ द डे अमेरिका को खुद ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। जब रशिया के खिलाफ मदद करने पे इंडिया और दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे, पाबंदियां लगाई जा रही थी, जब G7 इन सब के खिलाफ चल रहा था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया भारत में और उनके साथ ट्रेड डील की और काफ़ी चीज़ें की। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डीलें हुई, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई, इजराइल गए जब दुनिया मुझसे ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे थे। रिसेंट हिस्ट्री में नरेंद्र मोदी ओनली मेजर लीडर है दुनिया का जो इजराइल भी दौरा कर चुके हैं और पैलेस्टाइन भी कर चुके हैं, जो रशिया का भी दौरा कर चुके हैं ड्यूरिंग द वॉर और यूक्रेन का भी दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका, चाइना, ईरान, अरब कंट्रीज़, दुनिया भर के दौरे किए हैं। साउथ अमेरिका के इतने ट्रिप किए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, और उनके लीडर्स को भारत में भी इनवाइट किया है। अब आते हैं पहले तो भारत के जो मेले हरामी किस्म के लोग हैं ना, उनके ऊपर राना अयूब कह रही है कि वो भारतीय जिनका दिल अपनी सही जगह पे है वो गज़ा के साथ खड़े हैं। इसी तरह ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा सईद रूहुल्ला, वो कह रहे हैं, जब मोदी जी ने कहा ना कि मैं 140 करोड़ लोगों की गुड विशेस लाया हूँ इजराइल में इंडिया की तरफ से, तो कह रहे हैं नहीं, मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से लानत भेजो, क्योंकि उन्होंने पैलेस्टाइन और गज़ा पे कब्जा किया हुआ है।
इन हरामियों को ये नजर नहीं आता कि ये लश्कर तैयबा का हाफिज सईद है। लश्कर तैयबा हाफिज सईद भारत का सबसे बड़ा मुजरिम है। जो राना अयूब और ये रूहुल्ला टाइप के लोग अगर इसको मुजरिम नहीं मानते तो इनको मैं कहता हूं सरेआम चौक पे फांसी देनी चाहिए। गद्दारों की सजा फांसी है। ये हाफिज सईद के साथ जो खड़ा है ये फलस्तीन का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, जो हाफिज सईद के साथ खड़ा है। किसको नहीं पता कि लश्कर तैयबा और हमास के दरमियान पार्टनरशिप है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और लश्कर तैयबा आईएसआई के अंडर में काम करती है। तो आईएसआई हमास और लश्कर तैयबा को ट्रेन करता है। अब अजीज दोस्तों, बहुत शोर हो रहा है कि इजराइल एक ऐसा अलायंस बना रहा है जिसमें इमारात, साइप्रस, ग्रीस, भारत और सोमालीलैंड और मुख्तलिफ कंट्रीज को मिला के एक ऐसा अलायंस बना रहा है जो तुर्की और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो इस पे चीखें निकल रही हैं। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की मिनिस्टर्स आपस में मिलकर एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ है? रशिया के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है। वो भी तो एक अलायंस बन रहा है। तो जब आप बना सकते हो तो फिर ये क्यों नहीं बना सकते? ये टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिदान ने कहा है कि हाँ बिल्कुल हम एक मुस्लिम मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। तो यहां तो मुस्लिम मिलिट्री अलायंस बन रहा है, वहां पे एंटी मुस्लिम अलायंस नहीं बन रहा। उसमें अमारात भी शामिल है और कई मुस्लिम कंट्रीज शामिल हो रहे हैं। और फिर भारत दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक से मतलब मुसलमान सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत में रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं अजीज दोस्तों। अब आते हैं कि जो फेक न्यूज चलाई थी, अफगान वॉर जो शुरू की गई, हम पाकिस्तान ने अटैक किया, उससे एक दिन पहले ये फेक न्यूज चलाई गई कि पार्लियामेंट में, इजराइल की पार्लियामेंट में, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने स्पीच की कि हम अफगान तालिबान के साथ खड़े हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है उसके खिलाफ हम अफगानिस्तान के साथ हैं और हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे। और मोदी जी ने भी इस सिलसिले में उनसे कहा है कि अफगानों की तालिबान की हमें मदद करनी चाहिए। ये टोटल फेक न्यूज़ थी। लेकिन ऐसी एआई से वीडियोस बना के इमीडिएटली उधर नेतन्याहू ने स्पीच खत्म की, इधर ये वीडियो शायद पहले से तैयार थी, क्या था, ठकाक करके ऐसी फैलाई गई सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया वो वीडियो दिखा रहा है, एआई की क्रिएटेड फेक वीडियोस। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स लगा रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट लगा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स लगा रहे हैं कि देखो बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना। अफगानिस्तान के तालिबान इजराइल और इंडिया के इशारे पे पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, क्योंकि इनको अफगानिस्तान पे हमला करना था, इसलिए इन्होंने ये वीडियो क्रिएट की, जो साबित हो गया कि गलत वीडियो है। बिल्कुल अफगानिस्तान का कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अफगानिस्तान का मोदी नेतन्याहू मीटिंग्स में कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और ये फेक न्यूज़ अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए बाकायदा साजिश के जरिए चलाई गई। अब अजीज दोस्तों, तो एक यूएई और इसराइल की कुर्बत हो गई है, हिंदुस्तान से इनकी कुर्बत है। एक थोड़ा सा ब्लॉक उधर बन रहा है। दीगर हमने देखा है कि पाकिस्तान ने एक सऊदी अरब के साथ एक बड़ा अच्छा मुआहदा साइन किया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट का। टर्की हमारे साथ है, शायद कतर भी इसी पस मंजर में प्राइम मिनिस्टर गए हों, मुझे नहीं पता। लेकिन अब एक किस्म के रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से ज़्यादा अलाइंड है, यूएई से कम अलाइंड है। हमारी ख्वाहिश आई थिंक पाकिस्तानियों की तो ये है कि हम सबसे अच्छी दोस्ती रखें, इंक्लूडिंग यूएई, और अल्लाह करे कि ऐसा हो। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई में रहते हैं, हमें बहुत रेमिटेंस उधर से आता है, और खुदा न खास्ता अगर यूएई कभी खतरे में हुआ तो हम बहरहाल हमारे मुसलमान भाई मुल्क की मदद करेंगे। लेकिन थोड़ी सी अब ये पार्ट हो चुकी है, डिवीजन हो चुका है, तो हम
सऊदी अरब और टर्की वगैरह की अलायंस में ज़्यादा हैं बनिस्बत यूएई के, और इसका शायद इसी वजह से वो 6.5% सूद भी मांग रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने पहले 1 महीना और अब 2 महीने करे, और हो सकता है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो कतर से ये कहें कि यार आप 2 बिलियन हमको दे दें ताकि यूएई वाले जो पैसे हैं हम वो वापस कर सकें। मुझे नहीं पता इसका, लेकिन ये मेरी बिल्कुल जाहिर है कि अफगानिस्तान के इशू के ऊपर भी उनकी ये मुलाकात बहुत अहम है जो हुई है, और वो अचानक वाशिंगटन से कतर गए। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो क्यों नहीं आ पा रही? बहुत से एमओयूज हैं, यकीन दहानियाँ हैं, रुकावट आपको बेसिक रुकावट क्या नज़र आ रही है? बहन, दो मसाइल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में बिजली और गैस बहुत महंगी है, तो खित्ते के तमाम जो ममालिक हैं हमारे खित्ते में, हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी महंगी है। और जो हमारे अला ममालिक हैं, समझ लीजिए वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सबसे भी महंगी है। तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना सोच रहा होता है तो बोलता है यार इधर उन ममालिक में बिजली भी सस्ती है, गैस भी सस्ती है, वर्कर्स भी पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी भी नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी नहीं है, और फिर उसके बाद टैक्स रेट्स भी कम है। हमारे यहाँ 61% गवर्नमेंट के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर टैक्स है। हम कभी कभी जो है वो रेमिटेंसेस रोक देते हैं, प्रॉफिट भेजना रोक देते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट करना जो है ना एक किसी फॉरेनर्स के लिए वो जरा सा मुश्किल है। इसीलिए हमने देखा है कि हम एमओयूज तो बहुत करते हैं, फॉरेनर्स सोचते हैं, लेकिन जब वो डीप डिग करते हैं पाकिस्तान की आपने देखा मिफ्ताह इस्माइल बता रहे थे कि किस तरह के अलायंसेस बन रहे हैं, और ये पाकिस्तान इस वक्त चीखें पाकिस्तान की हल्की हल्की हमें सुनाई दे रही हैं, और बहुत ज़ोर से भी सुनाई दे रही हैं। देखें, अब्दुल बासित पाकिस्तान के टॉप के डिप्लोमेट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज, फ़लस्तीनियन, ईरानियन कैसे देख रहे हैं मोदी की इजराइल विजिट को। मोदी और नेतन्याहू एंटी मुस्लिम एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड को जाग जाना चाहिए और मोदी को ना कह देना चाहिए। तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है किसी मुसलमान मुल्क की कि मोदी को ना कहें। लेट रहे हैं मोदी के आगे। तुम्हारा अपना अलायंस में है, तुम लोगों का एक एग्रीमेंट है सऊदी अरब, वो इंडिया के खिलाफ सोच भी नहीं सकता बात करने की। पाकिस्तान की सेनेट में बाकायदा चीखें निकली हैं इन लोगों की, हंगामा खड़ा हो गया कि ये हेक्सागन ऑफ अलायंस इंडिया इजराइल का जो बन रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। रेजोल्यूशन पास किए गए, पैनिक नजर आ रहा था। रावलपिंडी की कॉरिडोर्स हिल गई थी। नेतन्याहू के हेक्सागन अलायंस को काउंटर करने के लिए, हेक्सागन अलायंस जो कि शिया सुन्नी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया, उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये एंटी मुस्लिम उम्मा अलायंस है। तो यह है कि चीखें बता रही हैं जिस किस्म का स्वागत हुआ। मैंने अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट का, किसी भी कंट्री के लीडर का इतना भरपूर स्वागत इजराइल में और इजराइल के पार्लियामेंट वगैरह में नहीं देखा। नेतन्याहू ने इतनी इमोशनल स्पीच की कि दुनिया हैरान रह गई कि नेतन्याहू, जिसको के इतना कठोर दिल वाला आदमी माना जाता है, उसके अंदर इतना इमोशन इंडिया के लिए। उसने कहा कि इंडिया ने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। पहली जंग, वर्ल्ड वॉर में इंडिया हमारे साथ खड़ा था। मोदी मेरा एक दोस्त नहीं है, मेरा एक भाई है। जब यहूदियों को दुनिया से निकाला जा रहा था तो इंडिया ने 2000 साल तक यहूदियों को इंडिया में पनाह दी और इंडिया में यहूदियों को घर की तरह रखा, रहे वहाँ पे यहूदी, और मैं इस बात को कभी भुला नहीं सकता। Heads of state, prime ministers, they come to the Knesset, we greet them warmly, and it's always an exciting moment for all of us, and for me too.
But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today, because I have to be diplomatic. I will not rank it. I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. इसने मजीद कहा कि दुनिया भर के हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हमेशा एक्साइटिंग होता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने पे जितना मेरे अंदर एक इमोशनल फीलिंग आई है वो मैं बता नहीं सकता। इजराइल की ओपोजिशन, जो कि आपको पता है नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मूव भी चल रहे हैं, एक मूवमेंट चल रही है। इजराइल की ओपोजिशन ने ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट में मोदी जब आएंगे तो हम बाइकआउट करेंगे। वो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं, देखो देखो ये। फिर ओपोजिशन ने कहा कि हम जब नेतन्याहू स्पीच कर रहा होगा तब हम वॉकआउट कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन मोदी की स्पीच सुनने के लिए हम आएंगे। और फिर यही हुआ कि वो मोदी जी जब बोल रहे थे तो वो आए, और फिर ओपोजिशन लीडर ने भी वही बातें की जो नेतन्याहू ने की थी। यानी उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं नेसेट में, जो कि इजराइल की पार्लियामेंट है, और हम मोदी जी के, भारत के हम दोस्त हैं। आप यकीन माने इजराइल पार्लियामेंट में काफ़ी देर तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे और मोदी जी का वेलकम करते रहे। ये खाली वेलकम और यहाँ तक कहानी नहीं रही है। इजराइल ने आयरन डोम और आयरन बीम पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफ़र करने का भारत में ऐलान किया है, भारत को ऑफर की है। अब आप ये देखें कि ये आयरन डोम और आयरन बीम क्या है। आयरन डोम है जब कहीं आपके ऊपर मुल्क पे मिसाइल से अटैक करता है, जैसे S-400 है, S-300 है, इस टाइप की बैटरीज हैं। उसमें 4 या 3 लॉन्च पैड होते हैं एक बैटरी में, और 20-20 इंटरसेप्टर मिसाइल एक लॉन्चर में लग जाते हैं। और ठकाक 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 सामने से, अगर आपके एक मिसाल है सैकड़ों मिसाइल आ रहे हैं तो वो टारगेट करता है। इसको 4 से 70 किलोमीटर दूर तक ये टारगेट करने की इसकी कैपेसिटी है। 90% रॉकेट और मिसाइल्स को ये टारगेट कर लेता है। आयरन बीम इसका भी बाप है, क्योंकि ये मिसाइल जो आयरन डोम में लगते हैं ना, ये काफ़ी महंगे मिसाइल होते हैं, और उसके मुकाबले में आयरन बीम क्या है कि वो बीम है, और वो भी बड़ा एक्यूरेट टारगेट करती है। $2 पर बीम पे लगता है, यानी एक रॉकेट को या एक मिसाइल को उड़ाने के लिए जब बीम मारी जाती है तो $2 की एक बीम पड़ती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इजराइल ने भारत को देने का ऐलान किया है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने थोड़ा सा मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में बोला है, बर्नौल मूवमेंट है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को पिछवाड़े में आग लगेगी, लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including
Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for our long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable